हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। आज शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का ये हमारा 6th लेक्चर है। इससे पहले के 5 लेक्चर्स में हम विनियमन आधारित संस्थाओं में नियामक निकाय देख रहे थे। हमारे नियामक निकाय सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर वास्तुकला परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, हमने इसको भी देख लिया था पिछले लेक्चर्स में अपने। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, और 6th यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये हम छः टॉपिक्स देख चुके हैं। नियामक निकाय हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर की निकाय परिषदों में इनको नियामक निकायों और अनुसंधान परिषदों में विभाजित किया जा सकता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, नियामक निकाय और सांविधिक पेशेवर परिषदें, यानी कि जो एक्ट द्वारा बनाई जाती हैं, प्रोफेशनल काउंसिल्स। तो हम नियामक निकाय तो सारे देख चुके हैं। आज से हम शुरू करेंगे अपने सांविधिक पेशेवर परिषदें, स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल्स। तो इसमें ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये हमारी नियामक निकाय में भी थी, तो हम इसको वहाँ देख चुके हैं, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। आज हम यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से दूरस्थ शिक्षा परिषद, यहाँ से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं दूरस्थ शिक्षा क्या होती है। दूरस्थ शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसमें शिक्षण की सभी व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षक को स्थान और समय से अलग कर दिया जाता है। यानी कि शिक्षार्थी, जैसे कि अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं तो आप अपने घर से भी ले सकते हैं, आप कहीं ऑफिस से भी ले सकते हैं, आपको क्लासरूम अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लाइव क्लास हो जाती है। समय से अलग कर दिया जाता है। वास्तव में ये शिक्षार्थियों को शिक्षा और निर्देश देने का एक तरीका है जो कक्षा की पारंपरिक सेटिंग में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन, सॉरी मैंने ऑनलाइन कह दिया, ऑनलाइन में नहीं होती है, ये आप ऑफलाइन ही होती हैं, बस आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत। पाठ्यक्रम का लेन देन विशेष रूप से तैयार सामग्री, सेल्फ स्टडी सामग्री के माध्यम से प्रभावित होता है, जो विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो, सैटेलाइट, ऑडियो वीडियो, टेप, CD रोम, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वही इंटरनेट के माध्यम से शिक्षार्थियों को उनके घर पर दिया जाता है। या आप ऑफलाइन बुक्स भी परचेज करके घर पर रहकर ही सारी स्टडी करते हैं और आपको एक प्रॉपर डिग्री दी जाती है, या डिग्री या PG पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो भी आप कर रहे होते हैं, वैसा ही इसकी भी वैल्यू रहती है डिस्टेंस एजुकेशन की। साथ ही एक तकनीकी माध्यम पारंपरिक कक्षा आधारित शिक्षा के अंतर व्यक्तिगत संचार की जगह लेता है, जो शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच होता है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य, इसके डिस्टेंस एजुकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उच्च शिक्षा को जनसंख्या के बड़े हिस्से में, विशेष रूप से वंचित समूहों जैसे कि दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कामकाजी लोगों, महिलाओं आदि के लिए लोकतांत्रिक बनाना। यानी कि उच्च शिक्षा को, हायर एजुकेशन को उन लोगों तक भी पहुंचाना जो प्रॉपर क्लास, रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते किसी रिमोट एरियाज में रहने की वजह से, या फिर पैसे की कमी की वजह से, क्योंकि ये डिस्टेंस एजुकेशन जो है नॉर्मली इनकी फ़ीस रेगुलर एजुकेशन से के कंपैरेटिवली कम रहती है, तो इसलिए हायर एजुकेशन में सभी की बराबर पहुंच हो। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की एक अभिनव प्रणाली प्रदान करना, जो सीखने के तरीकों और गति के मामलों में लचीली और खुली दोनों प्रकार की होती है। पाठ्यक्रमों का संयोजन, नामांकन के लिए पात्रता, प्रवेश की आयु, परीक्षा का संचालन और अध्ययन के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, कौशल और योग्यता के उन्नयन के लिए एक अवसर प्रदान करना, तथा शिक्षा को एक आजीवन गतिविधि के रूप में विकसित करने के लिए व्यक्तियों को अपने ज्ञान को अपडेट करने या नए क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने के में सक्षम बनाना। ये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, आपका डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इग्नू का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इग्नू भी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम ही चलाती है। मुक्त शिक्षा, ओपन लर्निंग। अब ओपन लर्निंग को भी देख लेते हैं। मुक्त शिक्षा, जो शैक्षिक क्षेत्र में नवाचारों और सुधारों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है, जो प्रवेश और निकास के संबंध में शिक्षार्थी को लचीलेपन की वकालत करता है। अध्ययन की गति और जगह, अध्ययन की विधि और पाठ्यक्रमों की पसंद और संयोजन भी मूल्यांकन और पाठ्यक्रम पूरा करता है। मुक्त शिक्षा प्रणाली यानी कि ओपन लर्निंग सिस्टम का उद्देश्य सामाजिक या शैक्षिक असमानताओं का निवारण करना और पारंपरिक कॉलेजों विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों
की पेशकश करना है, यानी कि इसका भी सेम सिस्टम है, बस इसको ऑनलाइन लिया जा सकता है। जैसे कि कोई जैसे हायर एजुकेशन का कोई कोर्स आपके आसपास के एरिया में अवेलेबल नहीं होता है तो आप ऑनलाइन उसको अवेल कर सकते हैं और घर बैठे ही सारा क्लासेस ले सकते हैं। शैक्षिक अवसरों को जानबूझकर नियोजित किया जाता है ताकि शिक्षा का उपयोग समाज के बड़े वर्ग के लिए उपलब्ध हो। आज लगभग दो शब्द जिनका उपयोग लगभग अंतर स्थान पर किया जा रहा है वह है मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, यानी कि हम लोग ज़्यादातर ओपन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन इन दोनों को एक समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। उन्हें अक्सर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के रूप में जाना जाता है। मुक्त शिक्षा एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, और दूरस्थ शिक्षा इससे हकीकत में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधा है, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन इस मुक्त शिक्षा को रियलिटी में बदलने वाली एक टेक्नोलॉजी है, एक विधा है, एक टेक्निक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि ये एक समान। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, अब यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल 5 दशक पहले नीति निर्माताओं ने उच्च शिक्षा के आधार का विस्तार करने के लिए दूरस्थ शिक्षा की अनिवार्यता को महसूस किया। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा स्तरों पर विस्तार के आधार के साथ उच्च शिक्षा की मांग बढ़ गई, जैसे कि एनरोलमेंट रेशो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जैसे जैसे एनरोलमेंट रेशो बढ़ता गया वैसे ही स्टूडेंट्स ने हायर एजुकेशन की डिमांड करना ज़्यादा शुरू कर दी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1950-60 के लिए अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि सायंकाल यानी कि इवनिंग क्लासेस के कॉलेजों पत्राचार पाठ्यक्रम, आपने पहले बहुत सुना होगा कि इवनिंग क्लासेस चलते थे, अब ये कम चलते हैं, कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम यानी कि डिस्टेंस सिलेबस और बाहरी डिग्री के देने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए। योजना आयोग ने इस तरह की आवश्यकता पर गंभीरता से ध्यान दिया और अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश के पत्राचार शिक्षा की शुरुआत करने की आवश्यकता का उल्लेख किया। योजना आयोग द्वारा किए गए अवलोकनों के आलोक में शिक्षा पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन की सिफारिश की, जिसका कार्य पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित करना था, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन पर अपनी रिकमेंडेशन देना था। ये DS कोठारी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति ने शिक्षा प्रदान करने के अधिक से अधिक लचीलेपन, आर्थिक व्यवहार्यता और नवीन तरीकों को के मद्देनज़र पत्राचार पाठ्यक्रमों की संस्था की सिफारिश की। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि भारत में पत्राचार पाठ्यक्रम केवल विश्वविद्यालय माध्यम से ही होना चाहिए, यानी कि इनको निजी प्राइवेट कॉलेजेस को नहीं देना चाहिए। एक विश्वविद्यालय द्वारा पायलट परियोजना के रूप में शुरू करना चाहिए तथा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार में प्रकाशित किया जाना चाहिए। इस प्रकार 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज और कंटिन्यूइंग एजुकेशन का जन्म हुआ। सबसे पहले 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज ने डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स शुरू किए। इसके बाद DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग ने 1964 से 66 में भी संख्याओं के बढ़ते दबाव के साथ साथ विश्वविद्यालय पर बढ़ते वित्तीय दबाव के समाधान के रूप में पत्राचार शिक्षा के महत्व को महसूस किया। अगले दशक यानी कि 1970 के दशक में भारत सरकार ने पत्राचार शिक्षा प्रणाली के विकास और प्रसार को और अधिक पारंपरिक विश्वविद्यालयों ने पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान खोलना शुरू किया। बाद में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, दूरस्थ शिक्षा केंद्र के रूप में इसका नाम बदल दिया गया। इस पृष्ठभूमि में सरकार ने 1980 के दशक में मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारतीय आबादी के बड़े हिस्से के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को और अधिक विकेंद्रीकृत करना था, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके लिए उच्च शिक्षा का उपयोग मुश्किल या असंभव था, जैसा कि दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कामकाजी लोग, महिलाएं और अन्य वयस्क जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के माध्यम से अपने ज्ञान और कौशल को प्राप्त करना और उन्नत करना चाहते हैं। इस प्रकार दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का एक नया अध्याय 1982 में डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद की स्थापना के साथ शुरू हुआ, यानी कि सबसे पहले को नया जो सिस्टम शुरू हुआ डिस्टेंस एजुकेशन का वो भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 1982 में शुरू किया गया, जिसके बाद 1985 में भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU में 1985 से शुरू हुआ। इस विचार को कई राज्यों ने स्वीकार किया और 1987 में 2 और मुक्त विश्वविद्यालयों का उद्भव हुआ, जिनका नाम है नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना बिहार और वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान। ये 1987 में शुरू हुआ। ये सब आपको डेट्स याद रखनी है। इसके बाद 1989 में यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक में
इसकी स्थापना हुई। ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, ये विश्वविद्यालयों के नाम दिए जा सकते हैं और स्थान पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर मैच द फॉलोइंग में एक साइड आपको विश्वविद्यालय दे दिए जाएंगे और एक साइड स्थान, और मैच द फॉलोइंग करनी होगी। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के प्रचार और समन्वय के लिए प्रमुख जिम्मेदारी यूजीसी के बजाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू को संसद द्वारा दी गई थी, जो उच्च शिक्षा भारत को विनियमित करने के लिए वैधानिक प्राधिकरण है। इस प्रकार इग्नू एक अनूठी संस्था बन गई क्योंकि इसे दोहरी भूमिका सौंपी गई, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की पेशकश करके एक मुक्त विश्वविद्यालय की तरह कार्य करना और देश में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक, समन्वयक तथा ऐसी प्रणालियों में मानकों के निर्धारण के रूप में कार्य करना। यानी कि इसको एक दूरस्थ कार्यक्रम भी चलाना था, साथ में उनके स्टैंडर्ड और कोऑर्डिनेशन का भी काम करना था। इस विशेष आदेश को पूरा करने के लिए 1991 में इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद DEC की स्थापना की गई। 1991 में DEC की स्थापना हुई, जो इग्नू अधिनियम के तहत एक वैधानिक तंत्र था, जिसे फरवरी 1992 में चालू किया गया। यानी कि स्टार्ट ही 1992 से हुआ था और 1991 में एक अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की। 1991 में एक आदेश द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। DEC ने अपने ढांचे में स्वायत्तता के एक महत्वपूर्ण उपाय का आनंद लेते हुए इग्नू के प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित व्यापक ढांचे के भीतर कार्य किया और नीतियाँ बनाई। फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा पर अपनी राष्ट्रीय नीति 1986 में उच्च शिक्षा के लिए अवसरों को बढ़ाने और शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने के एक साधन के रूप में एक मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली की प्रमुखता दी। DEC और NPA यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के आदेश के अनुसार, जिसे 1992 में संशोधित किया गया, DEC ने संबंधित राज्यों में SOU स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत शुरू की। दूरस्थ शिक्षा परिषद की पहल के परिणाम स्वरूप कई राज्य सरकारों ने मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जैसा कि 1986 के NPE और बाद में 1992 में कार्यवाही के कार्यक्रम पर बल दिया गया। मुक्त विश्वविद्यालयों ने सूचना और ज्ञान के प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार के मीडिया और डिलीवरी चैनलों को अपनाकर वंचितों तक पहुंचने के लिए एक मौलिक रूप से अलग दृष्टिकोण अपनाया। इसके परिणाम स्वरूप वे समाज पर एक निश्चित प्रभाव बनाने में सक्षम हो गए और पहले से कहीं अधिक भारतीयों की उच्च शिक्षा तक आज पहुँच है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्रीज हासिल करते हैं। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के अनुसार दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना 1991 में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन और समन्वय और इसके मानकों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होने के लिए की गई थी। नई दिल्ली में आधारित DEC मुख्य रूप से भारत के दूरस्थ शिक्षा प्रणाली और मुक्त विश्वविद्यालयों में होने वाले शिक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान के मानक और गुणवत्ता को बनाए रखता है। दूरस्थ शिक्षा परिषद के सदस्य देख लेते हैं। इग्नू के कुलपति DEC के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। DEC के अन्य सदस्यों में निम्नलिखित प्रतिनिधि शामिल हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि, यानी अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रतियानन परिषद, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों के कुलपति। दूरस्थ शिक्षा परिषद ने देश में खुले और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के मानकों के संवर्धन, समन्वय और रखरखाव के लिए कई पहल की। DEC ने देश में ODL संस्थानों की स्थापना और संचालन को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। अगस्त 2010 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दूरस्थ विधा के माध्यम से शिक्षा के मानकों के नियमन के संबंध में प्रोफेसर माधव मेनन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा माधव मेनन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की स्वीकृति और ODL प्रणाली के लिए एक नए नियामक निकाय के निर्माण के लिए उनकी सिफारिश के मद्देनज़र दूरस्थ शिक्षा परिषद नाम के निकाय के गठन की सिफारिश की। माधव मेनन समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अंतरिम उपाय के रूप में इग्नू के DEC को UGC में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आखिर में जून 2013 में इग्नू की दूरस्थ शिक्षा परिषद के विघटन के साथ ODL पर नियामक शक्तियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, इसमें स्थानांतरित कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2013 में अब दूरस्थ शिक्षा परिषद की सारी दूरस्थ शिक्षा परिषद को दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो में बदल दिया गया है और अब इसके
कंट्रोल और रेगुलेशन यूजीसी द्वारा किया जाता है, ना कि इग्नू द्वारा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब हम कल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस भी शुरू करेंगे और साथ ही इसकी भी क्लास चलती रहेगी। कल हम अपने अगले लेक्चर में इस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में देखेंगे और आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। 10 से 15 लेक्चर्स में ये हमारे सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस कल से शुरू कर दूँगा। थैंक यू।